What is grounded theory? It is the most recent incarnation. Grounded theory has been defined as theory that was derived from data, systematically gathered. Derived from data, लोगों से data analysis लिया आप लोगों ने, तो वहां पे टाइप होती है systematically gathered. एक सिस्टम के तहत चीजों को इकट्ठा किया जाता है and analyzed through the research process. In this method, data collection analysis and eventual theory stand in close relationship to one another. ये basically Stoss and Carper की definition है. Basically हमने last workshop में discuss कर दिया. There are three school of thoughts now in grounded theory: Stossian, Gleier and Kathy-Jones. ठीक है, थीमेटिक ग्राउंडेड थ्योरी है आपकी, एक सिस्टमैटिक ग्राउंडेड थ्योरी है और एक लोगों की इमर्जेंट ग्राउंडेड थ्योरी है. तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिस्टमैटिक अप्रोच की, बाकी मैं डिस्कस नहीं कर रहा. सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है, जो स्टॉस ने 1998 में एक्सप्लेन किया, रिसेंट 2008 में इसकी बुक है, तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ कि सिस्टम के तहत लोगों के बातों में से जब थ्योरी को निकाला जाता है, थ्योरी को जनरेट किया जाता है, दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी. मैं एक स्कूल ऑफ थॉट को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट के अंदर 3 स्टेप्स हैं जो हमें आने चाहिए. तो था already, if you derive something from already published data, something that is grounded theory. no. लोग क्या कह रहे हैं? Theory is grounded in the words of the people. We have to look that. We have to find that theory. क्या अगर लोगों के इंटरव्यू करेंगे ना, कभी आपके जो रेलेवेंट प्रॉब्लम के रिलेटेड लोग हैं, तो आप उन तमाम के अल्फाज के अंदर एक थ्योरी एग्जिस्ट कर रही होगी. You are right. But the definition is that theory that was derived from the data. Data mean the interview. Research. Interviews. Data mean that are collected. Not the literature. No. That is already. No. Is already done. No. We will go and prepare data. Why should we say interview? डेटा 2 तरह का होता है इसके अंदर. जब भी आप लोग क्वालिटेटिव सर्च करते हैं, एक तो आपके इंटरव्यू शामिल होते हैं और एक आप लोगों का ऑब्जर्वेशन शामिल होते हैं. ठीक है, तो अभी ऑब्जर्वेशन ले लें या आप वो ले लें, कोई और आदमी ऑब्जर्वेशन करता है, आप उसके ऑब्जर्वेशन को ऊपर एनालिसिस कर दें या जो इंटरव्यू है. तो बेसिक हम बात करें कि थ्योरी दैट वाज डायरेक्ट फ्रॉम डाटा. डाटा मीन तो हमने कलेक्ट किया हुआ लोगों से, उसके अंदर से थ्योरी लाते हैं, लिटरेचर से थ्योरी नहीं आती है. डाटा दैट वी हैव कलेक्टेड, नॉट जो पहले से डाटा पड़ा हुआ है उसके अंदर से नहीं. और वैसे भी अगर आपकी वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स है तो इसमें जो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम की वो जो कंक्लूजन पहले निकले वो आप नहीं इंक्लूड कर सकते. आप उसको एज ए सपोर्टिंग जरूर लेके चलेंगे, लेकिन आप पहले से अगर आपके जहन में कि फलां थ्योरी के ये आउटकम आए थे, वो फिर मुश्किल है. और जो पहले इसी प्रॉब्लम के ऊपर जो लोगों ने कंक्लूजन निकाले हैं वो, हाँ, अगर आप ये समझते हैं लास्ट सेमेस्टर में कुछ स्टूडेंट ने रिसर्च कंडक्ट की तो कहते हैं ये हमारी दुनिया में पहले रिसर्च हुई नहीं. तो मैंने उसके ऊपर स्टडी किया तो लिटरेचर में देखा तो वो बहुत ज्यादा डिस्कस हुई थी. इसका मतलब ये था कि आपका लिटरेचर रिव्यू भी था. और क्वालिटेटिव की तरफ तब मूव करते हैं जब मैंने बार बार कह रहा हूं जब आपका लिटरेचर साइलेंट होता है. जब आपका लिटरेचर साइलेंट नहीं है तो व्हाई यू आर गोइंग फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च. ऑलरेडी किसी ने क्वालिटेटिव कनेक्ट कर चुका, कोई उसने थ्योरी बनाई थी, उसने थ्योरी टेस्ट की थी. अगर हम कहते हैं कि मेरी थ्योरी है तो उससे पहले इसका मतलब है क्वालिटेटिव रिसर्च करने से पहले आपको आपको लिटरेचर में जाकर देखना पड़ता है. मिलते जुलते कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं तो आप उधर चले जाए. अगर आपका कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि आप उस पर करें, फिर बताएं कि फलां प्रोफेसर साहब ने इसको इस अंदाज में डिस्कस किया था, फलां इस अंदाज में डिस्कस किया था. तो पीएचडी किस बात पे होती है? जो लोग यहाँ पीएचडी बैठे हैं उनसे पूछें कि आपने कोई ना कोई एक ऐसी एक चीज पकड़नी गैप जो दुनिया में डिस्कस नहीं हुई है. ये उनकी उस जिस वक्त इन लोगों ने पीएचडी की, ये उस वक्त की लेटेस्ट थी. आज जब मैं बात करूंगा तो इसका मतलब मुझे इनसे भी एडवांस होना पड़ेगा. मुझे आज के दौर में जो लिटरेचर में गैप मिलता है उसकी बिना पे अपनी पीएचडी को कंटिन्यू करना है ना, अगर क्वालिटेटिवली चलना है या क्वालिटेटिव चलना है. लेकिन जब से मिक्स मेथड आई है तो बहुत सारी पीएचडीयां होना शुरू हो गई क्योंकि अब आप मल्टीपल स्टांस को लेकर होते हो. तो thus two central feature of grounded theory are that it is concerned with the development of theory out of data and the approach is iterative or recursive. अगेन एंड अगेन आपने एनालाइज करना है, अगेन एंड अगेन बातों को सोचना है, अगेन एंड अगेन आप लोगों ने चीजों को देखना. तो एज इट समटाइम्स कॉल्ड मीनिंग दैट डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्रोसीड इन टेनम रिपीटेडली रेफरिंग बैक टू ईच अदर. कि आपने रिपीट करना है, आपने बार-बार इंटरव्यूज को पढ़ना है. एक इंटरव्यू पढ़ लिया, ये नहीं कि आपने एक इंटरव्यू का एनालिसिस कर लिया अब दोबारा इसको नहीं देखेंगे. सेकंड इंटरव्यू करते हैं उसमें आता है पहले इंटरव्यू में इस तरह की कुछ सेंसिटिविटी बात की थी, वापस पहले इंटरव्यू में चले जाते हैं. तो याद रखिए 5-6 लोगों के इंटरव्यू के अंदर आपकी थ्योरी मुकम्मल हो जाती है.
अगर तो पॉपुलेशन सैंपल आपका बहुत बड़ा है फिर तो आपको ज्यादा लॉन्ग रिसर्च करनी पड़ेगी, वरना अगर आपने किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर पकड़ा हुआ है, आप हैरेसमेंट की बात करें, पाकिस्तान में हैरेसमेंट का जो लॉ है वो इन्फोर्स नहीं हो रहा, और हैरेसमेंट पे कोई बोलता भी नहीं है पाकिस्तान कंटेक्स्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें लेना तो आप वो देखें जिन लोगों ने हैरेसमेंट के बिल के तहत अपनी एप्लीकेशन जमा कराई और वो एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हुई। अभी मैं क्या पिछले साल में एक केस ला दूंगा हैरेसमेंट के लाते तहत, तो इसका मतलब आपकी रिसर्च के लिए वो एक ही इंटरव्यूअर होगा जिसकी बात को लेकर आप एनालिसिस करके थ्योरी प्रेजेंट करेंगे। तो आपका ये प्रोसेस रिकर्सिव, आप इसे मूव करना है। तो ग्राउंडेड थ्योरी में जो चीजें फोकस करनी है, दोबारा रिपीट कर लें जो लोगों ने पढ़ा है, थ्योरेटिकल सैंपलिंग, कोई सैंपल साइज फिक्स नहीं है, 20 का डाटा ले आओ भाई इनफ होता है, ऐसी बात कहेंगे तो मैं हंसूंगा आप पे। आप अच्छे रिसर्चर नहीं है, मैं सुनूंगा तो 10 का डाटा ले आओ, 10 के डाटे पे क्वालिटेटिव सर्च हो जाती है, ऐसी बहस नहीं करनी। क्वालिटेटिव में इन चीजों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। अगर आप एक आदमी से डाटा कलेक्ट करते हैं, दूसरे आदमी से डाटा कलेक्ट करते हैं, वो वही रिस्पांस देता है जो पहले आदमी ने दिया है, तो आपकी थ्योरी मुकम्मल हो गई है, क्योंकि आप एक तरह के एनालिटिकल इंडक्शन टाइप पे चलेंगे। बस बाकी जो केसेस होंगे वो सिर्फ आपने कंफर्म करना है कि कोई नई चीज तो नहीं करनी, तो थ्योरेटिकल सैंपलिंग करनी है, लोगों से डाटा लेना है। इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव में तो होता है ना 400 500 का डाटा ले फिर एनालिसिस करें। क्वालिटेटिव में आपने पहले एक आदमी का इंटरव्यू लिया, साथ ही आपने एनालिसिस शुरू कर देना। जो सेकंड इंटरव्यू होगा आपने पहले इंटरव्यू के फोकस में रहते हुए चलना है, उसको उसके साथ करना है। तो ये तब तक आप लोग डाटा कलेक्ट करते रहेंगे जब तक कोई नई चीज बोलना बंद नहीं हो जाता। उधर क्या है कि ना डेविएट नहीं करता, इधर क्या है कि आप इनसे डाटा लेता हूं, बातें आती हैं, इनसे डाटा लेता हूं, बातें नहीं मिल रही है, इनसे डाटा लेता हूं, नई बातें मिल रही है, उधर तक जाता हूं, कोई नई बात नहीं आ रही, फिर जैसे कोई नई बात नहीं आ रही। सारी बातें वो है जो ये 5-6 लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर हम अभी भी फोकस जो कर रहे हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, 4 केस तक मेरे मुताबिक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। हमें सबको पता है ना, वी आर वेरी वेरी वेयर। 5th 6th 7th केस वही बातें करेंगे। अगर आप अक्सर क्लास में पूछें किसी भी टॉपिक पे बहस करें तो 4th 5th स्टूडेंट पे वही बातें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज द थ्योरेटिकल सैंपलिंग, कि यहाँ पे आप सैंपलिंग साइज नहीं बताएंगे। आप पहले 1 से डाटा कलेक्ट करें, 2 से नई बातें मिली, 3 से मिली, 4 से मिली, 5, जब तक नई बात मिलती रहेगी आप चलते रहेंगे। जहां पे नई बात मिलनी बंद, बाकी जो केसेस होंगे उसे कंफर्म करने के लिए होते हैं कि नई बात नहीं मिल रही, तो सारे जब वही बातें करेंगे जो पहले 5-6 ने कर ली है तो कट लगाएं, तो सैंपलिंग आपकी थ्योरेटिकल सैंपलिंग होगी। यहाँ पे ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जी राम, एनालिटिकल इंडक्शन के साथ एक ही केस पीरियड नहीं होती, तो आपका ग्राउंडिंग थ्योरी में सैंपलिंग क्यों रहती है? सबके नहीं, इसमें आपने तब तक डाटा कलेक्ट करते रहना जब तक कोई नई बात आना बंद ना हो जाए। लेकिन ये इसके एप्लीकेबल कैसे करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी ना एनालिटिकल इंडक्शन? वो ये है कि जब आप लोगों की बातों का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आप लोग ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब कि इसमें ग्राउंडेड थ्योरी का ये तो अभी बता रहा हूँ, ग्राउंडेड थ्योरी एक मेथोडोलॉजी के तौर पे एक मेथड है कि किस तरीके से आप किसी भी बंदे के डाटा वो आगे आ रहा है, कोडिंग प्रोसीजर, वो कोडिंग आप उसमें करनी है। लेकिन इसमें आप क्या है कि आपने सैंपल्स लेने हैं, सैंपल नहीं लेने, इसमें सैंपल तो नहीं बोला मैंने। इसमें क्या है कि सैंपलिंग जिसका क्वांटिटी में क्या होता है, आपने पावर एनालिसिस करना होता है कि मुझे कितने लोगों का डाटा लूंगा कि मेरी थ्योरी जो है ना वो लोग सही मानेंगे। तो जनरली वो 170 पावर का जो एनालिसिस है ना, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो अभी से ऊपर बातें करता हूँ, 180-190 पे सैंपल सॉफ्टवेयर पावर सॉफ्टवेयर कहता है कि डाटा ले लो। मैं लोगों कहता हूँ 200 का डाटा ले लो, उसमें समझ आती है कि पावर अचीव हो जाएगी। उसमें आपने क्रोमैक अल्फा की वैल्यू और आज के चेंज की वैल्यूज को लेके पावर कैलकुलेट करनी होती है, इफेक्ट साइज कैलकुलेट करना होता है क्वांटिटेटिव के अंदर। और जब आप स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्लाइंट ने कहा हुआ कि आप मल्टीपल 10 केसेस, जितने भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है मल्टीपल 10 केसेस, अगर आपकी स्टडी में 20 क्वेश्चन है जो अपनी क्वांटिटी सर्च कर रहे हैं मल्टीपल 10, तो 200 का डाटा, अगर आपके 30 है 300 का डाटा लेना है, और मिनिमम 200। अगर आपके 15 केसेस हैं, 15 क्वेश्चन है तो फिर 200 पे आप लेना है, क्योंकि 200 पे पावर अचीव होती है। यहाँ पे पावर वाला सीन नहीं है। यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल सैंपलिंग कह रहा हूँ कि वहां पे हमें बताया जाता है 400 से डाटा लेना है। यहाँ पे कोई रूल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे मैं पहले रिस्पॉन्डर से डाटा लूंगा, इनसे मुझे बहुत सारी नई बातें मिलेंगी, फिर मैं दूसरे रिस्पॉन्डर से डाटा लूंगा, इनसे भी नई बातें मिलेंगी, इनसे डाटा लूंगा तो ये 75% इन दोनों की बातें कर रहे हैं रिस्पॉन्डेंट की। जब यहाँ पे आता हूँ तो ये 95% की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे आता हूँ तो 100% की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे तो थ्योरेटिकल सैंपलिंग एंड हो गई, पर फिर उसको थोड़ा सा 2-3 केस वो चेक करूंगा तो आप सारी बातें जब यही लोग ही करेंगे तो मैं कहूंगा कि मेरी सैंपलिंग मुकम्मल होगी।
मेरे लिए ये केसेस इनफ है अपनी थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए। और वो जो उधर है वो थ्योरी तमाम लोग फॉलो कर रहे हैं, तमाम लोगों का थ्योरी फॉलो करना जरूरी नहीं होगी। मैं कह रहा हूं अगर आप तमाम लोगों की राय में इसमें शामिल कर दिया, आप कंक्लूड करते हैं 3 बंदों ने ये बात की, अगले 7 बंदे वही बात करेंगे, हाँ तो फिर आप ये ग्राउंडेड थ्योरी एनालिटिकल रिडक्शन भी नहीं कर सकते। मैं डोंट गो फॉर मेथोडोलॉजी, दोनों मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। मेथड मैंने कहा था वो लगाना उसके अंदर। आप इंटरव्यू कैसे एनालिसिस करना है, तो कहा है आप किसी का इंटरव्यू ले लिया, कैसे एनालिसिस करेंगे? एनालिसिस तो करना है ना, किसी तरीके से तो उस इंटरव्यू से कुछ ना कुछ निकालना। कैसे निकालेंगे? कुछ ना कुछ करेंगे कि लोगों की बातों को पहले सेग्रीगेट करेंगे, फिर सेग्रीगेट करने के बाद उनको दोबारा शामिल करेंगे, शामिल करने के बाद उन चीजों को दोबारा निकाल के लेके आएंगे। इट मीन कि वहां पे हम इसको मेथड यूज कर सकते हैं। ये मेरा स्टांस है। बहुत से लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं, हाँ जी मेरा स्टांस है, जब आपने कोडिंग करनी है तो कोडिंग करने का तरीका होगा कि पहले स्टेप पे क्या करना है आपने, दूसरे स्टेप पे क्या करना है। आपका तो फोकस है कोई डेविएट ना करे। इस मेथोडोलॉजी का फोकस है कि पावर पॉइंट तक फोकस होगी। मैं मेथोडोलॉजी की लड़ाई लेता है, मैं मेथड की बात करता हूँ जो उसमें सब कुछ है। मेथड के तौर पे हम उसको ले सकते हैं। दैट्स व्हाई आई शेयर कि उसमें मेरी मेथड अप्लाई हो गया, मेथोडोलॉजी नहीं लेनी है आपने। वही जो सर वाली बात आ गई कि आप स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन को शामिल ना करें। वो स्ट्रक्चरिस्ट अप्रोच है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। एक फिलॉसफी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दैट्स व्हाई आई थिंक यू कंफ्यूज। लेकिन ये मेथड है, ये मेथड डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डाटा एनालिसिस करते हैं। ये तो है किस तरीके से थ्योरी जनरेट करते हैं ना, ग्राउंडेड थ्योरी। पर ग्राउंडेड थ्योरी की जो मेथड है जिसमें ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग, स्टैटिक कोडिंग है, उसमें लगा के वहां से भी चीजें निकाली जा सकती है। थ्योरेटिकल सैचुरेशन अल्टीमेटली जब आप कोडिंग आपको किस तरीके से डाटा को एनालिसिस करना है, स्टेप नंबर 1 पे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे क्या करेंगे। थ्योरेटिकल सैचुरेशन ये है कि ये सैचुरेट करती है थ्योरेटिकली मीन कि उसमें आपको कोई भी केस जो है वो आपके तमाम केसेस में भी वही बात करोगे। आप जब बात करते कोई भी केस नई बात नहीं बता रहा, मीन आपकी थ्योरी थ्योरेटिकली सैचुरेट हो चुकी हुई है, इसमें कोई नई चीज नहीं आ सकती। कोई नई चीज आ जाती तो आपकी थ्योरी वीक है। जैसा मेरा स्टूडेंट की मैंने बात उसने सर्च कंडक्ट की, उसने कहा नई थ्योरी है मेरी। मैंने लिटरेचर में खोला, बाकी लिटरेचर में इस तरह बातें नहीं हुई थी। मैं एक दिन रीडिंग स्टोर पर बैठा था, रीडिंग पे जाकर बुक पढ़ी। उस बुक का पहले चैप्टर का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो सारी उनकी रिसर्च कंप्लीट की उसके अंदर, वो आगे से बात शुरू करता है। इसका मतलब कि हमने प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू नहीं किया। तो क्वालिटेटिव में बार बार तो जाने से पहले करना है। लेकिन इसमें सोशल इशू जब बात करते हैं ना, जैसा पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का सोशल इशू है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। तो चाइल्ड लेबर के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा, अब तो काफी होगा। लेकिन कुछ इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनके द्वारा, जैसा जो विक्टिम है ड्रोन अटैक के, वही तो हमारे सोसाइटी टैकर है, वही टैकर है। उनके किसी पर्टिकुलर इशू को पकड़ कर सर्च कर ली जाए तो उसके ऊपर सर्च नहीं होगी, तो उसमें क्वालिटी काफी डेप्थ में मालूम हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तमाम वर्ड की सर्च क्वालिटी। भाई उस पर जाने से पहले आपने क्या बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग किया हुआ, बैक थ्योरी क्या आपकी, अगर तो लिटरेचर में पहले से स्किल डेवलप है तो आप कैसे क्वालिटेटिव कंडक्ट कर सकते हैं। आप करेंगे जो वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपने भी वही आउटकम लाना जो पहले थ्योरी आउटकम लेके आए, फिर आपके फायदा क्या हुआ। हमें उस एरिया पे काम करें जिसपे साइलेंट है दुनिया। एंड कांस्टेंट कंपैरिजन, तो बार बार कह रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू 1 होगा 2 से 2 का, 1 से 1 का, 3 से 3 का, 1 से 1 का, 2 से 2 का, 3 से, जैसे वीडियो आप कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को कंपेयर करते रहें ताकि चीजें मर्ज हो जाए। Theoretical sampling में मैं काफी इश्यू नहीं आएंगे बिकॉज हर रिस्पोंडेंट का इसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है। लाइक अगर हम पाकिस्तान में वायलेंस की बात करते हैं तो हम फॉरेन कंट्री में जाके लोगों से ले उनकी फिर देखिए ये आप सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहे हैं। जब आपने सैंपल चूज करना है, सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक तो आपकी मिलती होनी चाहिए, आपकी सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक तो मिलती होनी चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप लोग सैंपलिंग लेने के लिए, अब मैंने डेटा लिया, मेरी टीचर की रिसर्च की, उसमें डेटा लिया ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, तो पाकिस्तान में जो टॉप हाईटेक जो इंडस्ट्रीज है वो टोटल 17 या 18 इंडस्ट्री है। वो 17 का डाटा था, इनफ था, उसके ऊपर सर की पीएचडी हुई, 17 लोगों पीएचडी हुई, क्योंकि फिर जो रिसर्च की वो थ्योरी में पहले डिस्कस हुई थी, लेकिन उन लोगों ने जो प्रोसेस बताया था वो और मॉडल था, जो इन लोगों की बातों से मॉडल डेवलप हुआ वो और मॉडल था। तो वो आप कैरेक्टरिस्टिक देख के चलना है, वरना तो मैंने बोला कि अगर हम उस तरह चलेंगे फिर 20 के 20 करोड़ आवाम जो है वो डिफरेंट है। हमें तो किसी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए पकड़ना कि इस कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों को हमने देना है। जिस तरह हमें सिर्फ एमफिल में
जो मैनेजमेंट में और मैनेजमेंट में जिनकी रिसर्च टेक्नोलॉजी पे और टेक्नोलॉजी के अंदर जिन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे की हो, तो मैं कितने जरा अपने फिल्टर लगा दी, अंडरस्टैंड? तो इस वजह से फिर आपकी जो सैंपल है वो कंसाइज होता जाएगा। ओके, तो 3 स्टेप्स हैं ग्राउंडेड थ्योरी में सिस्टमैटिक अप्रोच के तहत: ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग एंड सिलेक्टिव कोडिंग। जब भी आप एनालिसिस करेंगे सबसे पहले आप चीजों को ब्रेक करेंगे। ओपन कोडिंग आप करेंगे, चीजों को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद आप किसी भी रिस्पोंडेंट का इंटरव्यू लेते हैं, उस इंटरव्यू के जितने मैक्सिमम सब पार्ट बन सकते हैं आप बनाएंगे, जितने मैक्सिमम सब पार्ट बन सकते हैं वो बनाएंगे। पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन छोटा 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 जितना भी आप उसको लिख सकते थे। ये जो मेरी वर्कशॉप उसमें मैंने बड़ी डेप्थ में इन लोगों के साथ पूरा दिन एनालिसिस किया था। 5 इंटरव्यू है वो मेरे उसमें पड़े हुए हैं उस वर्कशॉप के रिसोर्सेज में। आप वो इंटरव्यू पकड़ें जिस तरह मैंने परफॉर्म किया, सेम टू सेम परफॉर्म करें तो खुद मीनिंग आएंगे। और वो रिसर्च ऐसी थी जो मैंने पहले कंडक्ट नहीं की हुई थी। इनके सामने जब मैंने वो पॉलिटिकल आप आर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की डेफिनेशन निकाली कि पब्लिक क्या सोचती है, और अभी हमने 5 लोगों का इंटरव्यू किया तो वो हमारे जो रिजल्ट आए कि पब्लिक कहती है कि ये हर सिस्टम को तबाह कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर के लोग कह रहे हैं इट्स अ पीपल मैनेजमेंट। ये लोगों को मैनेज करने का नाम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स है। तो मकसद कहने से आप उसको फॉलो करेंगे, उसमें बड़ी डेप्थ में मैंने बोला है तो उसको देखा। तो ये ओपन कोडिंग क्या है कि आप ब्रेकिंग डाउन, एग्जामिनिंग, कंपेयरिंग, कंसेप्चुअलाइजिंग, कैटेगराइजिंग द डाटा। आपके पास जो भी डाटा आता है उसको सब पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, सब पार्ट ऑन द बेस ऑफ लॉजिक। That means maybe a topic, small topic. चले मैं उसके ऊपर आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे ब्रेक करेंगे। मैं उसका कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा। तो आज हमने जो वीडियो एनालिसिस करना है या पिक्चर एनालिसिस करना है वो भी हमें ओपन, एक्सेल और सिलेक्टिव कोडिंग की तरह करना है। उस दिन हमने किया था इंटरव्यूज का। आज की हमारी वर्कशॉप में शामिल है वीडियोस, आइडियोस और पिक्चर्स। तो वीडियोस में भी एक तरह का इंटरव्यू होता है, जब हम किसी के वीडियो पर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू को जब मैं ब्रेक करूंगा बताऊंगा कि व्हाट इज ओपन कोडिंग। और मैंने एक वीडियो भी शेयर की है उसी वीडियो के अंदर, वर्कशॉप के अंदर। तो अभी मतलब कि मैं वैसे लास्ट टाइम मैं इसको अभी आपके साथ शेयर करता हूँ उस वीडियो को, व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड दैट। तो ओपन कोडिंग आपने पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जितने मीनिंगफुल उसके सब पार्ट बन सकते हैं, आपने वो मीनिंगफुल कन्वर्ट कर लेंगे। जब मीनिंगफुल कन्वर्ट कर लेंगे तो अल्टीमेटली एक लेवल ऐसा है कि लोगों को पता है कि वो मीनिंग आपस में कन्वर्ज हो रहे होंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट अम्ब्रेला के नीचे जा रहे होंगे। एक्सेल कोडिंग क्या है? डाटा पुट बैक टुगेदर इन न्यू वे आफ्टर ओपन कोडिंग बाय मेकिंग कनेक्शन बिटवीन कैटेगरीज। तो आपने जब वो इंटरव्यू कर लेते हैं, उसकी ग्रुप सेपरेट बना लेते हैं, तो वो अलग-अलग जब अपने अलग-अलग ग्रुपों में आ रहे होते हैं ना, तो क्या होगा कि जितनी भी बातें वो 5-6 ग्रुपों में डिवाइड हो जाएंगी। जितने भी हमने सब नोट किए होंगे ना, इसमें एक्सेल कोडिंग में हम कैटेगरीज कम करते हैं। इसमें वो डाटा की जो बिखेरा होता है ना वो ग्रुपिंग में आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटीज कह सकते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की बिना पे, एज की बिना पे, कॉन्सेप्ट की बिना पे, उनके इमोशन की, किसी भी कॉन्सेप्ट की बिना पे वो डाटा ग्रुपिंग में आ जाता है। जैसे डाटा ग्रुपिंग में आ जाता है तो ग्रुपिंग के बाद फिर आप क्या करते हैं कि उन ग्रुपिंग को जो आपस में रिलेट करते हैं, इसका ग्रुप का उस ग्रुप का और उस ग्रुप का। मतलब इस ग्रुप को मैं निकाल देता हूँ, बाकी थ्योरी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये 2 ग्रुप इंक्लूड करता हूँ तो थर्ड ग्रुप पे कितना इफेक्ट आएगा। आप उसको अगर ना इटरेटिव रिकर्सिव प्रोसेस आप रन करते हैं तो वो फिर एक एक्सप्लेनेशन देते हैं आप कि हमने डाटा कलेक्ट किया, उसमें ये ग्रुप मर्ज हुए और उस ग्रुप में ये ग्रुप पे इफेक्ट आ रहा था। उसके लिए फिर आप लोगों की बातों, जो भी आपने इंटरव्यू कोडिंग की होती है, लोगों की जो बातें काट के आपने अलग-अलग मीनिंगफुल नोट बनाए होते हैं या बिन्स बनाई होती हैं, या आपने वो पुराने वक्तों में क्या थे वो पर्चियां बनाते थे, हम नोट्स स्टेटमेंट बनाते थे, नोट्स बनाए होते हैं, उनको आपस में हम रिलेट करते हैं। अभी मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, वो वीडियो इस हिस्सा तो नहीं होगा इसका, लेकिन मैं शेयर करूंगा तो आपको उसमें बात हो जाएगा। तो ये क्लियर? अभी हम इसको इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। मैं कहता हूँ इसको जरा एक्सप्लेनेशन खत्म करनी। क्लियर हो गया? ओके, सिलेक्टिव कोडिंग I will share in the video. Concepts, categories, properties, hypothesis theory. These are the basic outcome of the grounded theory. Concepts refer to label given to discrete phenomena. Concepts refer to the building blocks of theory. आप क्या करते हैं जब आपके क्या करते हैं, जब 5, 10, 15, 20 लोगों की बातें एक जगह पे आ रही हों तो आप उसको मीनिंगफुल नाम देंगे। You will assign a name, meaningful name.
वो अभी मैं कहता हूँ उसमें होगा, क्योंकि ये पूरी बात है, ये प्रैक्टिस के साथ इन्वॉल्व है। उस दिन मेरी प्रैक्टिस शामिल थी, उसमें मैंने इसको दिया। फिर कैटेगरीज, किस तरीके से आप उन चीज़ों को आपस में रिलेट करते हैं, कौन सी कैटेगरी कहाँ खा करती है, हर एक की प्रॉपर्टी होगी, हर कंसेप्ट की हाइपोथेसिस थ्योरी, ये चीज़ें आपकी उसमें शेयर करते हैं। तो ये इधर प्रोसेस चेक कर लें, इसके बाद फिर मैं वीडियो करता हूँ। प्रोसेस क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम, थ्योरेटिकल सैंपलिंग, आपको पता चल जाता है कि मेरा कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल सैंपलिंग करनी है, तो आप डाटा कलेक्शन शुरू कर देते हो। डाटा कलेक्शन जब शुरू करते हैं तो साथ ही कोडिंग शुरू हो जाती है। कोडिंग का जो ओपन जो भी बोला, जब ओपन कोडिंग शुरू करती है तो आपके कॉन्सेप्ट बनने शुरू हो जाते हैं। सर एक यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एक थीम्स होते हैं, ये थीम्स तो नहीं है। राइट, वो जो थीम आपके लिखे रहे होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट से मिलती है। थीम These are the codes कोड्स in this जो भी आप साइन करेंगे, तो ये फ्लॉ कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है, ये बातें फ्लॉ कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है। तो थ्योरेटिकल सैंपलिंग, डाटा कलेक्शन के साथ आप चले जाते हैं कॉन्सेप्ट्स पे, और कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपको कांस्टेंट कंपैरिजन चाहता है, तो आपकी वो कॉन्सेप्ट कैटेगराइज होने शुरू हो जाती है, आप उसमें ग्रुपिंग बननी शुरू हो जाती है। जब कांस्टेंट कंपैरिजन के साथ फिर आपका कैटेगरी सैचुरेट आ जाती है, कोई नई बात नहीं आ रही, इसका मतलब फिर आप लोग आपस में डेट करते हैं, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज। जब आप आपस में कैटेगरी का रिलेशनशिप निकालते हैं, जो सिलेक्टिव कोडिंग का हिस्सा है, वो फिर हमारे फ्यूचर में हाइपोथेसिस बनते हैं। फिर वो उसके ऊपर क्या होता है कि जब ये चीजें हो जाती हैं, फिर दोबारा जाते हैं, दोबारा से 2 3 4 लोगों का डाटा लेते हैं कि जो ये हमने रिलेशनशिप एक्सप्लेन किए, क्या ये थ्योरी में इसी तरह रिलेशनशिप पाए जाते हैं। अगर पाए जाते हैं, डाटा कलेक्ट होता है, तो हम समझते हैं वी आर मूविंग टू दी फाइनलाइजिंग ऑफ आवर प्रपोज्ड हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस आपने टेस्ट नहीं करनी है, बेसिकली ये देखना क्या ये हाइपोथेसिस थ्योरी में एग्जिस्ट, सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। जब वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जब आप कंफर्म हो जाते हैं, फिर आप लिटरेचर के साथ चेक करते हैं। अगर तो लिटरेचर में उसके ऊपर मौजूद है, लिटरेचर कोई ना कोई चीज मौजूद है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, उसको सब्सटेंशियल थ्योरी का नाम दे देंगे। मतलब कि इसमें 2 किस्म की थ्योरियां होती है, एक सब्सटेंशियल थ्योरी होती है और एक आप लोगों की फॉर्मल थ्योरी होती है। आप यहाँ तक जब सैचुरेट कैटेगरी, तो ये 2 दफा प्रोसेस हुआ। पहला प्रोसेस में आपने चीजें निकाली, दूसरे प्रोसेस में आपने चीजों को कंफर्म किया जो आपने निकाली नहीं थी। ये सेकंड प्रोसेस है। लेकिन ये भी वही बात करूंगा कि प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बार बार कहता हूँ, जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे ये नहीं आएगा। तो आप स्टार्ट करें, जब ये प्रोसेस कर लेंगे, 2 थ्योरियां बनती है, सब्सटेंशियल थ्योरी और फॉर्मल थ्योरी। अगर आप लोग जो थ्योरी आपने ली है, ये यहाँ पर ग्रोनिक थ्योरी खत्म हो जाती है। आपने थ्योरी बनाई, उस थ्योरी के ऊपर आप क्वांटिटी वर्क कर दें, क्वांटिटी वर्क करने के बाद थ्योरी को टेस्ट कर दें, तो आपकी वो थ्योरी कहलाएगी सब्सटेंशियल थ्योरी। अगर वो थ्योरी किसी दूसरे कंट्री सेटिंग में भी फर्दर टेस्ट होना शुरू हो जाती है, 2 3 4 5 सेटिंग में, और वही रिजल्ट आते हैं जो आपके रिजल्ट हैं, तो आपकी थ्योरी क्या बन जाएगी, फॉर्मल थ्योरी। तो बेसिकली ग्रोनिक थ्योरी या एनालिटिकल इंडक्शन या बाकी अप्रोचेज जितनी भी हैं, ये क्वालिटेटिव सर्च और क्वालिटेटिव सर्च में थ्योरी जनरेट होती है। जी, क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस जगह प्रोपोजिशंस डेवलप करते हैं, हाइपोथेसिस जगह प्रोपोजिशंस डेवलप करते हैं। ये हाइपोथेसिस ही होते हैं ना, हम टेस्ट नहीं कर रहे, हम हाइपोथेसिस को डेवलप कर रहे हैं। क्लियर हो गया जी? यहाँ पे हम ग्राउंडेड थ्योरी एज अ मेथड डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है ये एज ए मेथड गए हम लोग, एज ए मेथड गया कि किस तरीके से आप चीजों को लेके चलना है। जिस पर आपने सब क्वेश्चन किया था ना, ये तरीकेकार है जिसके तहत आप चलेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो आप लोग चलेंगे प्रॉब्लम, लेकिन वहां पे हम लोग डेविएशन नॉन डेविएशन को फोकस कर रहे हैं। पर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि डाटा में से क्या मर्ज हो रहा है। जैसे हमने पहले थ्योरी हाइपोथेसिस क्रिएट करने होते हैं, उसको टेस्ट भी करना होता नहीं, ये मैंने ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए दिया कि अगर आपकी थ्योरी को टेस्ट कर लेते हैं, तो आपने जो थ्योरी दी है और आपकी थ्योरी जो आपने प्रूव कर दी है, ये सब्सटेंशियल थ्योरी है। अगर यही थ्योरी बाकी कंट्रीज, बाकी सेटिंग में, बाकी जगहों पे भी यही रिजल्ट आते हैं जो आपके वाले रिजल्ट आएंगे, आपकी थ्योरी को भी लोग साइट करेंगे ना। लेकिन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में एक भाग हाइपोथेसिस आप जनरेट करने हैं डाटा से, और एक में आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए मेरी बात सुने, कंफर्मेशन आपने मॉडल बना लिया, आपने 2 3 हाइपोथेसिस प्रपोज कर लिए, वो सेम रिसर्च जो है फर्स्ट करें पंजाब में हुई कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बिना पे, वही किसी आपके बाद रिसर्च ने सिंध में की, इंडियन पंजाब में की, बिलाल में की, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ जगह टेस्ट हुई, तो उन्होंने भी वही कहा जो आपने कहा। थ्योरी हाइपोथेसिस वो प्रूव नहीं कर रहे, बल्कि जो आपने हाइपोथेसिस प्रपोज की, उनकी सेटिंग में भी यही हाइपोथेसिस निकले। टेस्ट नहीं किए,
लेकिन आपकी तरह उन्होंने जिस तरह आपने ग्राउंडेड थ्योरी लगा के कुछ रिजल्ट निकाले, इसी तरह उन्होंने भी ग्राउंडेड थ्योरी लगा के रिजल्ट निकाले। तो जब आपको आपस में मिलाया जाए आपके और उनके सेम है, इट मीन आपकी थ्योरी ना है फॉर्मल थ्योरी। कि अब आपकी थ्योरी आहिस्ता आहिस्ता बाकी सेटिंग में भी प्रूव होना शुरू हो गई है। क्वालिटेटिव में लोग क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपकी बात है। अगर मैं कोई बात मानूं, हम क्या कहते हैं सर आप इसको दोबारा भी करें। तो सारी जो रिसर्च जिन्होंने कंडक्ट की होगी इस स्टार्ट से प्रोसेस फॉलो किया होगा, हाँ, और तो सारे वो भी इसी आउटकम पे अगर पहुंचते हैं तो फिर आपकी फॉर्मल थ्योरी हो जाएगी, सेम हो जाती है फॉर्मल थ्योरी हो जाएगी। वरना आपकी जो यूनिक थ्योरी है, आपकी सब्सटेंशियल थ्योरी एक साइड पे है। सर एक चीज और मैं इसमें कैसे कर रहा हूँ सर कि जो ग्राउंडेड थ्योरी है आप इसको इंडिविजुअली एज ए मेथोडोलॉजी या मेथड यूज नहीं कर सकते। दिस इज द सपोर्टेड मेथड इन अदर क्वालिटेटिव रिसर्च। सर क्वालिटेटिव रिसर्च जितनी भी होगी ना, आपने किसी न किसी तरीके से एनालिसिस करके उसमें से थ्योरी निकालनी है। तो ये मोस्ट इजी एंड कन्वीनियंट मेथड। वरना बाकी लोग भी जो बातें करते हैं वो ओपन कोडिंग, एजल कोडिंग, स्टैटिक कोडिंग का वर्ड तो नहीं लेंगे, लेकिन कार वो यही रहे होंगे। वो कह रहे हैं मैंने कॉन्सेप्ट बनाए, फिर मैंने कैटेगरी बनाई, फिर मैंने हाइपोथेसिस डेवलप की। मैं ग्राउंडेड थ्योरिस्ट हूं, तो मैं कहूंगा मैंने ओपन कोडिंग की, मैंने एक्सेल कोडिंग की, मैंने स्टैटिक कोडिंग की। बंदा कहेगा मैंने सिर्फ ओपन कोडिंग की और थीमेटिक एनालिसिस की, और थीमेटिक कोडिंग करने के बाद मैंने थीम निकाला। The word different ना, to make yourself unique में यूनिक दूसरों से। अल्टीमेटली जो हमारे दिमाग में जो ontological notion है उसको समझे ना, we are constructing a theory. The constructing a theory that is a qualitative research. आप जिस तरह मर्जी जाएं, अल्टीमेटली आपका आउटकम सब्सटेंशियल थ्योरी होगा। अगर पहले से थ्योरी है, अब क्योंकि अब ये नहीं कि एक दफा ग्राउंडेड आप जैसा मैं पहले बात का क्वेश्चन होना चाहिए था कि आप कह रहे लिटरेचर की थ्योरी डिस्कस की हुई है तो हम क्यों करें। आप कहते हैं कि यार मैं थ्योरी से डिसएग्री करता हूं। आपने एक सब्सटेंशियल थ्योरी बना दी, फिर मैं करूंगा मैं उस थ्योरी को सेम दोबारा उसी प्रोसेस जिससे आपने किया मैं कनेक्ट करूंगा, ताकि आपको वैलिडेट करूंगा आपने रिसर्च सही की कि गलत की। अगर आपकी भी यही रिजल्ट आएंगे जो मेरी थ्योरी की है, तो नाउ माय थ्योरी इज फॉर्मल। अदरवाइज आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे आपकी रिसर्च गलत है, आपकी थ्योरी ठीक नहीं है, मेरी थ्योरी ठीक है, फिर आप अपनी नई सब्सटेंशियल थ्योरी दे देंगे। ये इन डेप्थ लिटरेचर की बातें हैं, पर कहने का मकसद ये है आपको कंसेप्ट जनरेट करने हैं, आपको कैटेगराइज करना है, और कैटेगराइज हम नहीं करते, वो खुद ब खुद ही हो जाते हैं। जब कैटेगराइज होते हैं तो फिर आप हाइपोथेसिस करते हैं। ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग एंड सिलेक्टिव कोडिंग। क्लियर हो गया?